How are students? I hope everyone must be happy and healthy. Welcome to my YouTube channel. This is Hiren Tandel, Padmaj Academy, Navsari. ये मेरा दूसरा वीडियो है. This is part 2 of 11 chemistry, semester 1, unit 4, chemical bonding and molecular structure. तो यहाँ से मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ. लाइन वाइज एक्सप्लेन करूंगा आपको. अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हो तो आई सजेस्ट यू टू वॉच द प्रीवियस वन, दैट इज पार्ट 1 ऑफ दिस यूनिट 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर. सो पार्ट 2 पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड से हम स्टार्ट करेंगे. पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड बनते हैं उसमें पोलैरिटी कैसे बनती है. तो इन रियलिटी नो बॉन्ड और अ कंपाउंड इज इधर कंप्लीटली कोवेलेंट और आयनिक. तो ऐसा देखा जाता है कि रियलिटी में क्या होता है. अब तक हमने पढ़ा है कि बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, कोवेलेंट होता है और आयनिक होते हैं. कोवेलेंट में शेयरिंग होता है, आयनिक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. ठीक है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली कोवेलेंट या कंप्लीटली आयनिक नहीं होता है. जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. सेड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम्स गेट्स डिस्प्लेस्ड मोर टुवर्ड्स. इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ और जाते हैं, टुवर्ड्स फ्लोरीन. यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी और अट्रैक्ट होंगे, फ्लोरीन की ओर. सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की. तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा रहेंगे, फ्लोरीन की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हुए रहेंगे, डिस्प्लेस्ड हुए रहेंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, तो इससे क्या होता है, पोलराइजेशन होता है. द मॉलिक्यूल पोजेसेस द डाइपोल मोमेंट. तो मॉलिक्यूल में क्या आ जाता है, उसमें मॉलिक्यूल में क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट आ जाता है. डेपिक्स बिलो विच कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द डाइपोल मोमेंट. किससे बनती है, किसकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में डिस्टेंस कितना है वो, और चार्ज. तो जो मॉलिक्यूल में क्या जनरेट होता है, डाइपोल मोमेंट जनरेट होती है, प्रोड्यूस होता है. इट इज यूजुअली डेजिग्नेटेड बाय द ग्रीक वर्ड म्यू. कौन से वर्ड से दिखाते हैं उसको, म्यू. डाइपोल मोमेंट म्यू किससे होता है, इज इक्वल टू चार्ज मतलब क्यू इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मतलब आर. म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर रहेगा. ठीक है, और डाइपोल मोमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डेबाई. डेबाई में उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको डी लिखते हैं, डेबाई. और 1 डेबाई इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर होता है. ठीक है, ये चार्ज है तो किसमें आएगा, कूलम में आएगा, और डिस्टेंस हमारा मीटर में रहेगा. ये हमारा है कूलम और मीटर. डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस्ड एरो. किससे रिप्रेजेंट होगा, क्रॉस एरो से रिप्रेजेंट होगा. द क्रॉस इज ऑन पॉजिटिव एंड द एरो हेड इज ऑन नेगेटिव साइड. जो क्रॉस होता है वो पॉजिटिव साइड रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा. तो एरो किसकी ओर जगह, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी ओर एरो रहेगा. दिस एरो सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल. तो एरो क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस तरफ शिफ्ट हो रही है, जिस तरफ एरो जा रहा है उस तरफ उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उस तरफ शिफ्ट हो रही है. पिक्चर डेबाई, यहाँ पे उसका इमेज.
अब यहाँ पे हम H2O मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट देखेंगे। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितनी है? 6.17 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ये नेट डाइपोल मोमेंट है H2O वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है। और हमें पता है कि 1 डे बाई कितना होता है? 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर होता है। तो यहाँ पे हम पता चला गया कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऑक्सीजन हमारा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन किस तरफ खींचे जाते हैं? ऑक्सीजन की ओर खींचे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो नेट हमें डाइपोल मोमेंट मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 6.17 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। तो उसे डी बाई में लिखेंगे तो कितना रहेगा? डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट डी बाई में होगी हमारी 1.85 डी बाई, ठीक है। तो और हमें ये इक्वेशन के हिसाब से 1 डी बाई इज इक्वल टू कितना होता है? 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर होता है। तो अगर 1.85 डी बाई हम ले लें, यहाँ पे 1.85 डी बाई ले लें तो कितना होगा कूलम मीटर में? तो 1.85 इंटू 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है, जो यहाँ पे लिखी गई है वो 6.17 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। कूलम मीटर में लिखेंगे तो इतना रहेगा हमारा 6.17 और डे बाई में लिखेंगे तो 1.85 रहेगा। डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड इज 0। अब आगे देखेंगे डाइपोल मोमेंट में क्या हो रहा है। बेरिलियम फ्लोराइड की बात करेंगे हम तो कितनी है? 0। यहाँ पे बेरिलियम फ्लोराइड की कितनी है? 0। नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डाइपोल मोमेंट है एक ही डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है फ्लोरीन, और यहाँ पे इस तरफ हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे डाइपोल बॉन्ड डाइपोल पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगी? कैंसिल करेगी, ठीक है। इसी तरह से टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, तो उसमें भी डाइपोल मोमेंट कितनी है? 0 है। तो उसमें हमें देखना है कि किस तरफ एरो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी जो एरो है वो एक दूसरे से अपोजिट जा रहा है। यहाँ पे ऐसे फ्लोरीन की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारी 0 हो जाएगी। डाइपोल मोमेंट ऑफ एमोनिया NH4 की ज्यादा है और NF3 की कम है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द इन केस ऑफ एमोनिया द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर is in the same direction. As a result, the dipole moment of nitrogen and hydrogen bond. तो यहाँ पे देखते हैं डायरेक्शन, हमें देखना है डायरेक्शन अपोजिट टू द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। अपोजिट होगी, अगर डाइपोल डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वो एक दूसरे को कट करेगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में होगी तो बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे एमोनिया में देख रहे हैं तो हम NH4 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सभी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितनी है हमारी? 4.90 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर है, यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ पे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन सब बाहर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में सब डाइपोल मोमेंट हमें दिख रही है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगी।
तो एरो अगर एक ही तरफ है तो बढ़ेगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कम हो जाएगी या 0 हो जाएगी। तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की कितनी है 0.80 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर है। The partial covalent character of ionic bond was discussed by Fajan। तो अब कैरेक्टर कितना होगा, मतलब जो आयनिक बॉन्ड हम बना रहे हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड, पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर कैसे होता है, मतलब कितना हो सकता है उसका इम्पोर्टेंट और किस तरह से बढ़ सकता है, तो वो फजान समझाते हैं उसमें, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग रूल, उसने जो फुल रूल लिए वो यहाँ पे कुछ उसको समझते हैं फजान। तो उसने पहली चीज बताई है कि क्या होना चाहिए, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एंड द लार्जर द साइज ऑफ एनायन, अगर एनायन बड़ा है, ठीक है, द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ये इसकी और ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है इसमें, बढ़ जाता है। द ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन, कैटायन पे अगर चार्ज ज्यादा है, जैसे प्लस का चार्ज आपका ज्यादा है 2 3 जैसा है, द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर, तो पूरी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। ठीक है, द फॉर कैटायन ऑफ द सेम साइज एंड चार्ज, कितने अगर कैटायन सेम साइज और चार्ज के हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डी ब्लॉक में, इज मोर पोलराइजिंग, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो मोर पोलराइजिंग होते हैं देन द वन विथ अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उससे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसमें होता है, ट्रांजिशन मेटल्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे द पोलराइजिंग, अब पोलराइजिंग पावर देखेंगे, द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, कैटायन का क्या होता है, पोलराइजिंग पावर किसका होता है, कैटायन का होता है, एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन एंड द extent of distortion polarization of anion are the factors which determine the person covalent character of the ionic bond। तो इस चीजों पे डिपेंड करता है। तो कैटायन कितना पोलराइजिंग है, पोलराइजिंग कैटायन कितना पोलराइजिंग है, मतलब जो ये कैटायन है वो कितना पोलराइजिंग, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन जो दूसरे एटम के उसको अपनी ओर कितना अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये पोलराइजिंग पावर हो गया। अब पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, मतलब ये जो एनायन है हमारा, ठीक है, जो एनायन है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कितने अट्रैक्ट हो सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन कितने अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी। एंड द एक्सटेंट ऑफ डिस्टोर्शन, मतलब इसका कितना डिस्टोर्शन हो सकता है एनायन का, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा पोलराइजेशन, उसके बोलेंगे पोलराइजेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कितना डिस्टर्ब हो सकता है, कितना यहाँ अट्रैक्ट हो सकता है इस तरफ पॉजिटिव की ओर, तो बोला जाएगा उसको पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आयनिक बॉन्ड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज कितने रहेंगे। तो उसके बाद हम समझेंगे वेसेपर थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन पे ध्यान देना है, पेयर का रिपल्सन कैसे होता है, ठीक है, उसके ऊपर थियरी पेयर रिपल्सन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन वेसेपर। लुईस कंसेप्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप अब तक हमें नहीं पता था, लुईस कंसेप्ट में शेप नहीं पता चलता था, लेकिन यहाँ पे वेसेपर थियरी में हमें शेप पता चलेगा। यहाँ पे कुछ शेप दिए हैं, जियोमेट्री, हमें शेप पता चलता है, जियोमेट्री है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल बने ए बी, दो एटम से बने हुए हैं,
तो उसको यहाँ जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो उसका डाइपोल मोमेंट दिया गया है डेबाई में। ओके, और जियोमेट्री कैसी है, लीनियर है, मतलब लाइन में ही है, लीनियर। जैसे मॉलिक्यूल 3 हो जाते हैं टोटल एटम, तो उसका हाइड्रो वाटर का दिया है 1.85 और बैंड है यहाँ पे, जियोमेट्री बैंड होती है या लीनियर होती है। जैसे अगर ये 4 हो गए मॉलिक्यूल, एटम्स 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे एमोनिया है तो 1.47 डिवाइड 47, उसका शेप कैसा कैसा हो सकता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, पिरामिडल होगा या प्लेनर होगा। जैसे यहाँ पे 5 है टोटल और 4 मतलब जुड़े हुए हैं, मिथेन है, तो यहाँ पे उसका डाइपोल मोमेंट तो 0 हो जाता है, लेकिन उसके शेप 4 है, टेट्राहेड्रल 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 जैसे रहेंगे। The main postulates of Westerper theory are as follow। जो postulates हैं Westerper theory के नीचे दिए हैं। Shape of the molecule depends upon the number of valence shell electron pair। Shape किस पे डिपेंड करता है, जो shape बन रहा है वो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर से, चाहे बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड हो, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि शेप कैसा रहेगा मॉलिक्यूल का, ठीक है, बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर। जो बाहर की पेयर होती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करेगी, दूसरे को रिपल्सन करेगी एक दूसरे से। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन। जो इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है वो ऐसी पोजीशन बनाती है जिसमें क्या होता है, मिनिमम रिपल्सन, एक दूसरे में रिपल्सन, एक दूसरे की पेयर से रिपल्सन मिनिमम होगा। मिनिमम रिपल्सन कब हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो रिपल्सन कम से कम होगा। तो इस तरह से अपना कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन सेट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है वो। A multiple bond is treated as if it is a single electron pair। ठीक है, वेस्पर थियरी में अगर एक ही एटम के साथ 2 बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, तो उसको मल्टीपल बॉन्ड को क्या एक ही बॉन्ड गिना जाता है, ट्रीटेड एज इफ एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह उसे देखा जाएगा। And the 2 or 3 electron pair of a multiple bond are treated as single super pair। उसको सिंगल सुपर पेयर कहा जाएगा, ठीक है। जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे O3 का है, ठीक है, तो एक तरफ डबल बॉन्ड बन रहा है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड बन रहा है सपोज, तो इन दोनों को एक ही गिना जाएगा, ठीक है, इन दोनों को एक ही गिना जाएगा। तो उन दोनों को क्या दिया गया, सिंगल सुपर पेयर में काउंट किया जाएगा, इसको सिंगल सुपर पेयर। ओके, उसी तरह व्हेन 2 or more resonance structures can represent a molecule, Westerper model is applicable to any such structure। तो कोई भी एक स्ट्रक्चर पे Westerper मॉडल एप्लीकेबल होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में। यहाँ पे हमें द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर का, वो डिक्रीज दिखाया गया, मतलब सबसे ज्यादा किसमें होगा, लोन पेयर जो होते हैं उसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम रिपल्सन किसमें होता है, लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर के बीच में, ठीक है, और सबसे कम रिपल्सन किसमें होता है, बॉन्डिंग पेयर में सबसे कम होता है।
द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सबसे ज्यादा जगह कौन लगता है? जो लोन पेयर होते हैं वो सबसे ज्यादा जगह रोकेंगे बॉन्डिंग पेयर से ज्यादा, क्योंकि वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी से बॉन्ड नहीं किए होते, वो ज्यादा जगह रोकते हैं। बॉन्डिंग होते हो गए इलेक्ट्रॉन कम जगह रोकते हैं। दिस रिपल्सन इफेक्ट result in deviation from idealized shape and alteration in bond angles in molecules। तो जो रिपल्सन होता है उसके कारण क्या होता है? डेविएशन हो जाता है, शेप में थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को डिवाइड मॉलिक्यूल इनटू टू कैटेगरीज। मॉलिक्यूल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है हमारा नो लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर नहीं है, और दूसरा है वन और मोर लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर होती है। चलो, तो शेप यहाँ पे दिए गए हैं, कैसे कैसे शेप हो सकते हैं तो वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे लीनियर शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ऑक्टाहेड्रल, इस तरह के शेप बनेंगे। जियोमेट्री इस तरह की होगी रिस्पेक्टिवली। अब इसको हम नेक्स्ट जो टेबल है उसमें देखेंगे। सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, यहाँ पे जो भी दिखाया गया उसमें जो सेंट्रल एटम है उसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। और यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे 180 का हो रहा है, यहाँ पे 120 का बॉन्ड एंगल है इसके बीच में, यहाँ पे 109.5 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में 90 और यहाँ से 120। The Weissenberg theory is able to predict geometry of a large number of molecules। Weissenberg theory से क्या पता चलता है हमें? जियोमेट्री, शेप कैसा है वो पता चलेगा, प्रेडिक्ट करेगा कि इस तरह से शेप होगा, प्रेडिक्ट करता है यहाँ। चलो, तो देख लेते हैं हम टेबल 4.6। जियोमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज। जो ऐसे जियोमेट्री हमें देखेंगे कैसे, किसकी? नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ये वाली और एक ये वाले। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो लाइन में है तो लीनियर। मॉलिक्यूलर जियोमेट्री, जियोमेट्री कैसी होगी आपकी? लीनियर। और एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड का, मर्क्यूरियस क्लोराइड एग्जांपल है। उसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1, 2 एंड 3, ये नहीं होगा 1 2 3। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन पे तीनों तीन एटम एक ही प्लेन पे, ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह से। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसी तरह से 4 बॉन्डिंग पेयर है। ठीक है, 1 2 3 4, इस तरह से 4 है, 4 है तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल मीथेन। 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक नीचे है, तो क्या जाएगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसी तरह से 6 हो रही है टोटल बॉन्ड, बॉन्डिंग पेयर 6 है, 1 2 3 4, एक प्लेन पे 5 6 ऊपर नीचे, तो उसे बोलेगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बोला जाएगा, 4 प्लेन पे और एक ऊपर नीचे एक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, चलो उसी तरह टेबल 4.7 है, इसमें बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर भी दिखाएगा। बॉन्डिंग पेयर, बॉन्डेड पेयर कितनी है और लोन पेयर कितनी है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर।
तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग पेयर है हमारी, ठीक है, 2 बॉन्डिंग पेयर हो गई, और ये हमारी ई है जो लोन पेयर दिखाती है 1। तो 2 बॉन्डिंग पेयर है यहाँ पे 1 2, और ये आपकी लोन पेयर है, ठीक है। तो बैंड हो जाएगा, ये थोड़ा बैंड हो जाएगा, लोन पेयर है तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बैंड हो जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट देखेंगे तो ये ट्राइगोनल 3 के हिसाब से ट्राइगोनल प्लेनर है। और शेप की बात करेंगे, ठीक है, जब हम शेप की बात करते हैं तो हम लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं साथ में, तो क्या हो जाएगा, शेप बैंड हो जाएगा। ओके, चलो उसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे 3 बॉन्डिंग पेयर है और एक लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है 3 और एक लोन पेयर होगी, तो ये टोटल 4 है टेट्राहेड्रल, ठीक है। और शेप की बात करेंगे तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्रायंगल है और पिरामिड जैसा बन रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम, समझते हुए 2 बॉन्डेड है पेयर और 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 बॉन्डिंग वाले 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बैंड हो रहा है, और टोटल 4 है तो टेट्राहेड्रल। यहाँ पे टोटल 4 एंड 1 5 हो गए, टोटल 4 5। 4 क्या है, बॉन्डिंग पेयर है, 1 लोन पेयर है, 1 2 3 4 बॉन्डिंग है, 1 लोन पेयर है आपकी, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनेगा आपका, और शीशो भी कह सकते हैं शेप में। इसी तरह से 3 बॉन्डेड है और 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्डिंग है और 2 लोन पेयर है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे 5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। 5 में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल लेते हैं, अरेंजमेंट और टी शेप होता है यहाँ पे, टी की तरह, टी शेप। उसी तरह से 5 बॉन्डेड है और 1 लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गए टोटल, ऑक्टाहेड्रल हो गया अरेंजमेंट। और शेप की बात करेंगे तो स्क्वायर, स्क्वायर जैसा हो गया, ऊपर एक है पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पे 4 बॉन्डेड है और 2 लोन पेयर है, तो 4 बॉन्डिंग हुए, 2 लोन पेयर है ऊपर नीचे, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, और ये स्क्वायर जैसा है, स्क्वायर प्लेनर। तो टेबल 4.8 देखेंगे, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। आगे देखते हैं थोड़ा। बॉन्डिंग पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2, तो इसको एक ही हम काउंट करते हैं ना, आगे से आगे हमें आगे रूल हमने देखा है वो, इसको एक ही करेंगे काउंटिंग, इसको भी एक काउंटिंग करेंगे, ओके। और यहाँ पे लोन पेयर है एक, तो ये भी सब शेप कैसा हो जाता है, बैंड हो जाता है। लोन पेयर रिपल्सन इज मच मोर, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर, लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, तो मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, जनरली बॉन्ड एंगल होता है 120, लेकिन यहाँ पर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड कितना हो जाता है 119.5 डिग्री, यहाँ पे डिग्री कम हो जाती है, यहाँ पे रिपल्सन होगा इसलिए। उसी तरह से आगे देखेंगे तो यहाँ पे 3 बॉन्डिंग पेयर है, 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है यहाँ पे, ये वाली। द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर, हमें बताएगा लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन होगा विच इज मोर देन द बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन, ये दोनों का जो रिपल्सन होता है, ठीक है, उससे ज्यादा इसका रिपल्सन होता है, तो ये भी बैंड हो जाएगा थोड़ा, ट्राइगोनल पिरामिडल है। द एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर इज रिड्यूस्ड, कम हो जाएगा, 107 डिग्री हो जाएगा 109.5 डिग्री से, ये वाला।
यहाँ पे 2 बॉन्डिंग पेयर है, 2 लोन पेयर है, बॉन्डिंग है, 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्सन इज मोर, सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका होता है? लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है देन द लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर से भी ज्यादा किसका होता है? लोन पेयर का। तो इसकी से वजह से भी ये एंगल छोटा हो जाएगा, 109.5 डिग्री से छोटा होगा, कितना हो जाएगा? 104.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री हो जाएगा। चलो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी का इश्यू आता है कि लोन पेयर कहाँ पे है, उसके हिसाब से स्टेबिलिटी रहती है। जैसे यहाँ देखेंगे तो ये ए में जो है एक्सियल पोजीशन पे, लोन पेयर कहाँ पे? यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे और सो दैट देयर एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर, और इसके बी की अगर बात कर रहे हैं हम तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जो बी है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एंड देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन, ठीक है। हेंस द अरेंजमेंट बी इज मोर स्टेबल, बी का अरेंजमेंट कैसा होता है? मोर स्टेबल होता है। जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर लोन पेयर होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर लोन पेयर होगी हमारी तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा एक्सियल पोजीशन से। इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं हम कि लोन पेयर कहाँ पे है। तो यहाँ पे दो देखेंगे तो लोन पेयर कहाँ पे है? ए में इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। और बी एंड सी की बात करेंगे हम तो लोन पेयर कहाँ पे है? एक्सियल पोजीशन पे। द अदर्स इन विच द लोन पेयर आर ऑन एक्सियल पोजीशन, सो ए इज मोर स्टेबल, टी शेप रहेगा। ये क्या है? ज्यादा स्टेबल है आप, ठीक है। तो जो लोन पेयर होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, टी शेप रहेगा। वैलेंस बॉन्ड थियरी, अब हम समझेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी। Weber theory gives the geometry of simple molecules, but theoretically it does not explain them. जियोमेट्री तो देती है सिंपल मॉलिक्यूल की, लेकिन थियोरेटिकली उसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर पाती। टू इम्पोर्टेंट थियरीज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल आर इंट्रोड्यूस। उसके बाद जो क्वांटम मैकेनिकल थियरीज है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा था, उसके ऊपर 2 थियरीज है, वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो वीबी थियरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एंड वैलेंस बॉन्ड थियरी हम समझेंगे। यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थियरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंदन 1927 एंड डेवलप्ड फर्दर बाय पॉलिंग। वैलेंस बॉन्ड थियरी, to start with, let us consider the formation of hydrogen molecule, which is the simplest of all molecule। हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बन रहा है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे पहले। 2 हाइड्रोजन एटम, अगर हम पर 2 हाइड्रोजन एटम है, एक ए है और एक बी है, तो Na हो गया वो ए का न्यूक्लियस हो गया और Nb बी का न्यूक्लियस हो गया। उसी तरह इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Ea ए का इलेक्ट्रॉन हो गया और Eb बी का इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है। As these 2 atom approaches each other, 2 एटम जब नजदीक आते हैं, the new attractive and repulsive forces begin to operate। जैसे जैसे नजदीक आते हैं 2 एटम तो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स नए बनते हैं। जैसे यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो किसके बीच में? एन ए, ये आपका एन ए है और ये ई ए, ठीक है, ये ए एटम है, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी है। न्यूक्लियस ऑफ
वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अनदर एटम, दैट इज ये अट्रैक्शन, दूसरा जो अट्रैक्शन बन रहा है ए का बी के साथ बनता है और बी का ए के साथ है। रिपल्सन किसके बीच में होता है? रिपल्सन प्रोसेस, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, सेम चार्ज रिपेल, और दो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होता है। तो उसका हम फिगर 4.7 से समझेंगे। यहाँ पे देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा ओल्ड फोर्स कौन सा था? तो ए का ए के साथ था, बी का बी के साथ था। लेकिन जैसे जैसे ये लोग नजदीक आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, न्यू फोर्सेस जनरेट होते हैं। मतलब ये जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन, इस बी का इलेक्ट्रॉन इससे नजदीक आएगा, तो ये नया फोर्स बन रहा है, नया अट्रैक्शन हो रहा है किसके साथ? ए का बी के साथ, ए का न्यूक्लियस और बी का इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बी का न्यूक्लियस, ए का इलेक्ट्रॉन, ओल्ड फोर्सेस टूटते जाते हैं, न्यू फोर्सेस बनते जाते हैं। जैसे जैसे दो न्यूक्लियस नजदीक आते हैं, दो एटम नजदीक आते हैं। रिपल्सिव फोर्स दिखाया, किसके बीच में रिपल्सन होता है? तो दो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होता है और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन होता है, और ये धीरे धीरे ऐसे नजदीक आएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा इन दोनों का। न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है, रिपल्सिव फोर्स कम होती जाती है। अल्टीमेटली यह स्टेज इज रीच्ड, अल्टीमेटली ऐसा स्टेज आता है where the net force of attraction balances the force of repulsion। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं। नेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बैलेंसेस द फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड द सिस्टम एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी, सिस्टम में कम से कम एनर्जी होती है। हाइड्रोजन एटम्स आर सेड टू बी बॉन्डेड टुगेदर। तो जब ये कंडीशन आती है कि दोनों स्टेबल हो जाते, कम कम एनर्जी होती है दोनों में, और अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? बॉन्ड बोलेंगे। और उसका हाइड्रोजन की अगर बात करें तो उस टाइम पे उसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है? बॉन्ड लेंथ होता है 74 पिकोमीटर। एनर्जी गेट्स रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जब बनते हैं, बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, और स्टेबल हो जाता है। द एनर्जी सो रिलीज इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है उसके साथ बॉन्ड एंथैल्पी अगर जोड़ी जाए तो उसको हम अलग कर सकते हैं, दो हाइड्रोजन को गैसियस फॉर्म में, और दो साथ में आ रहे हैं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसको वो साथ में आ रहे हैं, मॉलिक्यूल बनेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो उसका बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे 74 पिकोमीटर है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहाँ पे उनकी एनर्जी एकदम कम होती है, उसके बाद भी फिर से एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है वो स्टेबल पोजीशन है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग उनका पर्टिकुलर है और एनर्जी भी कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है। मिनिमम इन द कर्व और कॉरेस्पॉन्डेंट टू द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे जो है बहुत सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है। ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, अब ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं वो देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, रिजल्ट बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल हैविंग ऑपोजिट स्पिन। तो कोवेलेंट जब बॉन्ड बनता है तो, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट बाय द पेयरिंग, पेयर होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन का पेयर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होता है? अपोजिट होता है। हमें पता है कि एक ऑर्बिटल है तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका स्पिन अपोजिट होता है।
Directional properties of bond. The molecule of hydrogen is formed due to the overlap of 1s orbital of 2 हाइड्रोजन एटम. ठीक है, जब मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन का H2 तो दो, क्योंकि उसमें तो 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना दोनों के पास, 1s1 है दोनों के, वो ये ऑर्बिटल एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे. ओवरलैपिंग कैसे होता है? जैसे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम के ऑर्बिटल जो होते हैं वो ओवरलैप कैसे करते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ बाउंड्री सरफेस डायग्राम इन द फिगर 4.9. ये जो है यहाँ पे जो है पॉजिटिव नेगेटिव का जो साइन दिया गया है वो क्या है? इन द फिगर shows the sign phase of orbital wave function and are not related to charge. ये कोई चार्ज नहीं दिया गया यहाँ पे. जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो साइन है, ठीक है, ये फेज दिखाते हैं, जो सेम फेज में वो पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम फेज है, नेगेटिव तो अलग फेज है. चलो यहाँ पे द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे तो ग्राउंड स्टेट जो होता है, जैसे कार्बन है तो ग्राउंड स्टेट है उसका, तो टोटल हीलियम के बाद 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके. हीलियम के बाद कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें? तो 2s2 होता है, 2p2 हो जाता है, मतलब s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और p में हमारे कितने हैं? 2 है. तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है. लेकिन जब यही एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है, तो कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में होता है, कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है, उसका ऑर्बिट में चेंज होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो उस टाइम पे वो हीलियम के बाद कैसा हो जाता है उसका? यहाँ पे दिखा है 2s1, जैसे 2s1 ही रह जाता है अभी इसमें, और जो एक एक्स्ट्रा था वो कहाँ चला गया? यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे जो था वो यहाँ आ जाएगा एक एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2px1 2py1 2pz1 x1 y1 z1. ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन लेके लिए हुए हैं यहाँ पे, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया. यहाँ पे हमें ओवरलैप दिखाया गया है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग किस किस तरह की होती है? तो एक होती है पॉजिटिव या इन फेज ओवरलैप, जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव जो क्लाउड है वो मिक्स होते हैं, और एक होती है नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप, जिससे पॉजिटिव क्लाउड और नेगेटिव क्लाउड मिक्स होते हैं. और पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, मतलब पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप. और एक होता है वो जीरो ओवरलैप होता है. जीरो ओवरलैप मतलब इसमें ओवरलैपिंग होता ही नहीं है, आउट ऑफ द फेज ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन. इसमें ओरिएंटेशन अलग होता है, डायरेक्शन ऑफ द अप्रोच, पर्टिकुलर अप्रोच नहीं होता ऑर्बिटल्स का. तो ये ऑर्बिटल पी है और ये एस है, तो यहाँ पे उसका पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं है, और ये ओवरलैपिंग परफेक्ट नहीं है, जीरो है. यहाँ पे भी ओवरलैप यहाँ पे हो ही नहीं रहा. ठीक है, ओवरलैपिंग. तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैप्स ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स यहाँ पे दिखाया गया. चलो उसके बाद है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम पार्ट 3 में समझेंगे. सो I hope my video will be helpful to you to understand the concept, and if you like it, then press the bell icon, share it, subscribe my channel, and I will upload the part 3 tomorrow. So press the bell icon, so as soon as I upload the video, you will
received a notification. Thank you. Thanks for watching.